नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंदार और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल इट्स माय टेक में। मैंने इस महीने की 2 तारीख को XC700 AWD AX7L इस वेरिएंट की डिलीवरी ली है। जहां तक मैकेनिकली बात करें, ये एक मास्टरपीस है और मुझे बड़ी खुशी होती है जब ऐसा मास्टरपीस हमारा इंडियन मैन्युफैक्चरर बनाता है। लेकिन उसी के साथ इस गाड़ी में कुछ दिक्कतें हैं। ये जो डिफेक्ट्स मैं आपको बोलने वाला हूँ किसी भी रिव्यूअर ने कवर नहीं किए हैं। उसी के साथ XC700 के हजारों वीडियोस ब्लॉगर्स ने बनाए हैं और हर कोई ने इसे रिव्यू किया है, लेकिन किसी ने भी इसकी ये खामियों को पॉइंट आउट नहीं किया। उसमें से कुछ तो ऐसे हैं जिन्हें इमीडिएट रेक्टिफिकेशन की जरूरत है महिंद्रा की तरफ से। ये हम सब जानते हैं कि गाड़ी में एम्बिएंट लाइट नहीं है, इसकी डे नाइट IRVM को मैन्युअली एडजस्ट करना पड़ता है और इसकी फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स भी नहीं है। लेकिन जो प्रॉब्लम आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो इससे कहीं ज़्यादा अनोइंग है और डे टू डे यूसेज में कहीं ज़्यादा मैटर करती है। इसके फिक्स भी काफ़ी सिंपल है। अगर महिंद्रा चाहे तो आसानी से इसके लिए एसेसरीज किट निकाल सकती है और उन्हें ये निकालने भी चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं और ये सारी खामियों को गाड़ी की फेसलिफ्ट में अगर पैच करते हैं तो ये उन 1 लाख कस्टमर्स के साथ ज्यादती होगी जिन्होंने उसे प्री बुक किया है। तो दोस्तों, सबसे पहली जो मेरी प्रॉब्लम है वो इसके पावर रिलेटेड है। मुझे नहीं मालूम किस डिजाइनर का ये आइडिया था कि हम 12 वोल्ट सॉकेट को सामने से निकाल देते हैं। चार्जिंग के लिए ये 2 USB पोर्ट दिए हैं जिनकी आउटपुट सिर्फ 5 वोल्ट 2 एम्पियर है। ये फास्ट चार्जर्स नहीं है। उसी के साथ उन्होंने जो ये दिया हुआ वायरलेस चार्जिंग पैड है, किसी भी काम का नहीं है। ये भी सिर्फ स्लो चार्जिंग करता है। तो जब आप इस पे फोन रखते हैं और अगर वो वायरलेसली एंड्रॉयड ऑटो से कनेक्ट हुआ है तो इसकी चार्जिंग रेट जो मैंने ऑब्जर्व की है वो आधे घंटे में 1% है। और बहुत बार फोन इतना गर्म हो जाता है, चार्जिंग ऑल टुगेदर रुक जाती है। हर दूसरी व्हीकल जिसमें वायरलेस चार्जिंग है उसको दिए गए ये पैड्स फास्ट चार्जर है, लेकिन महिंद्रा ने यहाँ पे बेसिक वायरलेस चार्जिंग दिया है जो किसी भी काम का नहीं है। अब यहाँ पे बीच में 12 वोल्ट सॉकेट ना होने के कारण जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो ये है, 12 वोल्ट गाड़ी में सॉकेट अवेलेबल है वो ऑल टुगेदर ये लास्ट रो में है। ये 12 वोल्ट सॉकेट्स बहुत सी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं अदर देन फ़ोन चार्जिंग। तो ये टेक्निकल डिफ़िकल्टी आप अभी देखिए कि वायर मैंने सीट फोल्ड करके लाने की कोशिश की है, लेकिन इतना सब करने के बाद भी मैं मेरे फ्रंट टायर में एयर फिलिंग नहीं कर सकता हूँ। तो ये बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा शॉकिंग डिज़ाइन डिसीजन है। एक ही 12 वोल्ट सॉकेट देना है और वो भी सब छोड़ के लास्ट रो में। आपको ऐसे मॉडल लगेंगे जिनकी एयर फिलिंग की ट्यूब भी काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड होती है। नॉर्मल टायर इन्फ्लेटर्स और वैक्यूम क्लीनर्स को ये एक 12 वोल्ट सॉकेट के साथ काम करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। अगर उनको इतनी ज़्यादा कॉस्ट कटिंग करनी ही थी तो वो एक सिंगल 12 वोल्ट सॉकेट गाड़ी के सेंटर में यहाँ पे दे सकते थे। 12 वोल्ट का एक सॉकेट तो उन्होंने ऐड करना ही चाहिए। दोस्तों, दूसरी सबसे बड़ी शॉर्ट साइटेड डिजाइनिंग मैं ये कहूँगा कि आप देख सकते हैं कि सेकंड रो के बाद गाड़ी में किसी भी प्रकार की लाइटिंग ही नहीं है। ये तो मुझे समझ रहा है कि इस पार्ट में जो हमारा कर्टन है वो फोल्ड हो जाता है तो यहाँ पे वो लाइट नहीं दे सकते, लेकिन ये पिछले पार्ट में वो आसानी से एक सिंगल लाइट तो इनकॉर्पोरेट कर ही सकते थे। ये लाइट ना होने की वजह से हमारे लगेज एरिया में रात को एब्सोल्युटली कुछ भी नहीं दिखता है और हमें फिर हमारे मोबाइल के टॉर्च का सहारा लेना पड़ता है। 28 लाख खर्च करने के बाद ऐसी प्रॉब्लम को फेस करना मैं कहूँगा काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है। मिडिल रो के जो ये लाइट्स दिए हैं वो उन्होंने ग्रैब हैंडल के राइट साइड में दिए हैं, ना कि लेफ्ट साइड में। अगर वो उतना भी करते तो थोड़ी सी तो भी लाइट पिछली रो में आती थी। तो दोस्तों, पहले 2 प्रॉब्लम्स को महिंद्रा 3 अलग अलग एसेसरीज देके आराम से सॉल्व कर सकती है और वो उन्होंने करना ही चाहिए। तो अब हम कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स की तरफ जाते हैं जो गाड़ी के ECU या सॉफ्टवेयर को रिप्रोग्राम करके महिंद्रा सॉल्व कर सकती है। ये बग्स तो नहीं है, बग्स तो OS में इधर उधर छोटे छोटे बहुत सारे हैं। हर इटरेटिव अपडेट में जो हमारी इंफोटेनमेंट सिस्टम की आ रही है उसमें सॉल्व हो जाएंगे, तो वो डिस्कस करने में कोई पॉइंट नहीं है। सबसे पहला जो इश्यू है वो वाकई बहुत अनोइंग है, वो है हमारे ड्राइव मोड। प्रीवियसली कोई भी ड्राइव मोड में हो, भले ही आप जिप में हो या आप जूम में हो, लेकिन हर बार जब आपका व्हीकल शुरू होता है, ना जाने क्यों बाय डिफॉल्ट आपका व्हीकल ज़ैप मोड में जाता है। ये बड़ी ही अनोइंग चीज़ है, क्योंकि जनरली लोग एक ही प्रोफाइल के साथ व्हीकल इस्तेमाल करना प्रीफर करते हैं, और अगर हर बार ये बाय डिफॉल्ट ज़ैप में ही जाता है तो इसे कस्टम करने में पॉइंट ही क्या है, क्योंकि ये प्रोफाइल तो वो हर बार भूल जाएगा। इस प्रोफाइल को मेमोरी में महिंद्रा ने डालना ही चाहिए
और इसके लिए दूसरा कोई सोल्यूशन नहीं है, वरना ये मोड्स इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा कम्बरसम हो जाते हैं। ये प्रोसीजर भी काफ़ी डिफिकल्ट है। ये ड्राइव बटन देखें, इसे एक बार दबाने के बाद मेनू आ जाता है, लेकिन ये बटन वापस प्रेस कर रहा हूँ, ऊपर स्क्रीन में हमारे मेनूज चेंज नहीं हो रहे। तो ये बटन होने का भी आज सच फायदा नहीं है। जब गाड़ी आप ड्राइव मोड में डालते हो तो यहाँ पे कोई भी गियर नहीं दिखता है। अगर आप गाड़ी के ऑटोमेटिक गियर बॉक्स को मैनुअल मोड में डालें तो यहाँ पे गियर आते हैं, लेकिन जैसे आप इसे ऑटो मोड में डालते हैं सिर्फ डी लिख के आता है। तो ये महिंद्रा ने सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना चाहिए। यहाँ पे D1, D2, D3 ये दिखाना चाहिए ताकि यूजर को समझे वो करंटली कौन से गियर में गाड़ी चला रहा है। अगर हम महिंद्रा की क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम को देखें तो एक काफ़ी अच्छी बात है कि उन्होंने हमें 12 जोन क्लाइमेट कंट्रोल दिया है, लेकिन मुझे उनके इस क्लाइमेट कंट्रोल के इम्प्लीमेंटेशन में एक काफ़ी स्ट्रेंज बात दिखी। जैसे ही मैं गाड़ी को ऑटो मोड में डालता हूँ, अगर मैं अब बाहर से फ्रेश एयर लेना चाहता हूँ, जैसे ही मैं इंटरनल सर्कुलेशन को बंद करता हूँ, स्ट्रेंजली ऑटो एसी बंद हो जाता है। मैंने इस प्रकार का इम्प्लीमेंटेशन कहीं भी नहीं देखा है जहाँ पे गाड़ी की क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम और गाड़ी का एयर इनटेक इंटरनल या एक्सटर्नल इन दोनों को पेयर किया गया है। बहुत से लोगों को जिनको मोशन सिकनेस होता है, उन्हें जब आप बाहर की हवा लेते हैं काफ़ी राहत मिलती है। दोस्तों, हमारा एयर कंडीशनिंग का टॉपिक चल ही रहा है, तो मैं एक और बात यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूँ। जो इसके लोअर एंड मॉडल्स में ऑप्शन है जहाँ पे आप इको मोड एसी में चूज कर सकते हैं, वो हमारे लग्जरी एडिशन में मिसिंग है। उसी के साथ ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप का भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो दोस्तों, एंड्रॉयड ऑटो हाल ही में अपडेट में आया है, लेकिन एंड्रॉयड ऑटो के साथ भी एक बग ऐसा है कि अगर मेरा एंड्रॉयड ऑटो अब चालू है, एसी के टेम्परेचर को चेंज करता हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा फिलहाल क्या टेम्परेचर मैंने चूज किया है ये दिखने के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं है। कभी कभी रेयरली यहाँ पे एक छोटी विंडो ओपन हो जाती है और वो हमें करंट टेम्परेचर दिखाती है और वापस खुद ब खुद वो स्लाइड डाउन होती है, लेकिन ये बहुत रेयरली ही होता है। ये एक बग है जो महिंद्रा ने सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि अगर ये ऐसा नहीं होता है तो ऑल टुगेदर मुझे बैक बटन दबा के मेन स्क्रीन पे जाना पड़ता है और फिर ही मैं देख सकता हूँ कि क्या टेम्परेचर मैंने सेट किया है। और एक अनोइंग चीज़ ये है दोस्तों कि गाड़ी में प्रोफाइल्स दी गई है और बाय डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल्स लोड होती है, लेकिन यहाँ पे आप प्रोफाइल मैनेजर में जाके भले ही प्रोफाइल सिलेक्ट करें और उसमें सारी चीज़ों को फिल करें, लेकिन ये प्रोफाइल काफ़ी ज़्यादा लेट लोड होती है। एयर कंडीशनिंग के ऑप्शंस बहुत बार इसमें सेव नहीं होते हैं, हर बार ये रैंडम एयर कंडीशनिंग सेटिंग्स पे चालू हो जाता है। तो ये एक बग है जो आसानी से महिंद्रा सॉफ्टवेयर अपडेट में सॉल्व कर ही सकती है, लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान देके ये सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि जनरली व्हीकल लास्ट जिस सेटिंग्स पे थी उसी सेटिंग्स पे यूज़र उसे एक्सपेक्ट करते हैं जब वो व्हीकल को नेक्स्ट टाइम स्विच ऑन करे। और एक बात जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई उसकी हम बात करें तो ऊपर दिया हुआ ये SOS बटन, ये बटन की क्वालिटी और इसकी प्लास्टिक बिल्ड इस तरह से बनाई गई है जैसे हमें गुब्बारे वालों के पास खिलौने मिलते हैं। तो इतने एक्सपेंसिव व्हीकल में इस प्रकार की क्वालिटी कतई ही बर्दाश्त करने लायक नहीं है। बाकी सारी अच्छी चीजें देके बस इसी एक बटन में कॉस्ट कटिंग करने की क्या जरूरत पड़ी ये भी मुझे समझा नहीं। दोस्तों, गाड़ी की ऑडियो क्वालिटी ये लाजवाब है, लेकिन अगर आप इसे 3D इमर्सिव साउंड पे सेट करें, ये जो कैबिन का उनका पूरा एक्सपीरियंस है ये फर्स्ट और सेकंड रो के लिए ही दिया गया है। तो जब थर्ड रो में इंसान बैठ रहा है सिर्फ और सिर्फ आपको म्यूजिक ही सुनाई देता है, जो गाने के वर्ड्स है वो सुनाई नहीं देते हैं। उसी के साथ सब वूफर बाजू में ही होने के कारण बीट्स ही सुनाई देते हैं। अगर सबको ही एक बेटर ऑडियो एक्सपीरियंस लेना है तो आपको ये 3D सेटिंग को ऑफ करना पड़ता है। इसे बंद करने के बाद लास्ट रो में भी म्यूजिक क्वालिटी काफी हद तक एनहांस हो जाती है। आप व्हीकल की जो बूस्टर हेडलाइट्स है उसे एडाप्टिव हाई बीम के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसको अगर आप एक्टिवेट रखते हैं तो आपका बूस्टर हेडलैम्प चालू नहीं होता है 80 किलोमीटर्स के बाद। दोस्तों, और एक शॉकिंग बात जो मुझे ये लगी, जो किसी भी रिव्यूअर्स ने स्टार्टिंग में हाईलाइट नहीं की थी, वो ये बात है कि हमारे XUV 700 को फ्रंट फॉग लैंप्स तो है लेकिन रियर फॉग लैंप्स नहीं है। यहाँ पे अगर आप डायल देखें तो हमें सिर्फ फ्रंट फॉग लैम्प का ही ऑप्शन मिलता है, क्योंकि गाड़ी में
रियर फॉग लैम्प दिया ही नहीं गया है। रिफ्लेक्टर यहाँ पे है और ये स्लॉट में अगर महिंद्रा चाहे तो आसानी से रियर फॉग लैम्प दे ही सकता था, लेकिन इसे उन्होंने स्किप किया है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज मैं ज़रूर कहूँगा। आप जो ये बैज देख रहे हैं जो ऑल व्हील ड्राइव का है, ये महिंद्रा का ही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये XUV 700 का बैज नहीं है। ये मुझे महिंद्रा स्पेयर से खरीदना पड़ा। ये ऑल व्हील ड्राइव का बैज ये XUV 500 का है। ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट ये नॉर्मल वेरिएंट से 1,80,000 रुपये एक्स शोरूम महंगा है। ये एक्स्ट्रा कीमत देने के बाद उसका यूजर एक सेपरेट बैज तो एक्सपेक्ट कर ही सकता है। दोस्तों यहाँ पे देखिए, मैं अब मेरे गाड़ी के इनबिल्ट सिम के इंटरनेट से कनेक्ट हो चुका हूँ, हॉटस्पॉट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अब दिक्कत ये आती है, इस नेटवर्क का स्पीड काफ़ी स्लो है। सर्विस प्रोवाइडर वो वोडाफोन इंडिया दिखा रहा है। इसकी स्पीड टेस्ट को चालू करूँ तो इसकी जो डाउनलोड स्पीड है वो लगभग 10 MBPS है और अपलोड स्पीड 2 MBPS। एक्टिविटी में भी बहुत प्रॉब्लम आती है। यहाँ पे मैं एक कहना चाहूँगा कि ये सर्विस बिल्कुल ही चीप नहीं है। 2 साल का एड्रीनॉक्स का कॉम्प्लीमेंट्री सब्सक्रिप्शन वो खत्म होने के बाद आप लगभग 6,000 रुपए साल का इसके लिए पे करने वाले हो। 500 रुपीज पर मंथ में इस प्रकार का सिर्फ डेटा कनेक्शन मैं तो प्रीफर नहीं करूंगा। ये भी बड़ी शॉकिंग बात है कि 2 लीडिंग इंडियन सेलुलर नेटवर्क प्रोवाइडर्स होते हुए उन्होंने इस प्रकार के फॉरेन प्रोवाइडर को चूज किया जिसकी सर्विस दिन ब दिन घटती जा रही है। व्हीकल में कनेक्टिविटी नहीं है तो आप उसके कनेक्टेड फीचर्स यूज ही नहीं कर पाते, क्योंकि आपके फोन से तो सिग्नल जाता है लेकिन व्हीकल को कनेक्टिविटी इश्यूज की वजह से वो मिलता ही नहीं है और सारी कनेक्टेड टेक्नोलॉजी यहाँ पे फेल हो जाती है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो का उद्देश्य ये बिल्कुल नहीं है कि मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूं कि आप XUV 700 ना खरीदें। मैं खुद एक XUV 500 खरीदने के बाद अब एक XUV 700 का भी ओनर हूं, लेकिन ये जो कुछ मिस्टेक्स है वो इतने ज़्यादा बेसिक है कि ऐसे लगता है कि मैकेनिकल डिज़ाइनिंग करने के लिए उन्होंने उनके बेस्ट क्रू को अपॉइंट किया और उसी के साथ उनके जो सारे इंटर्न्स थे उनको बोल दिया जाओ भाई अब तुम गाड़ी का इंटीरियर डिज़ाइन करो। मैं चाहता हूँ कि ये महिंद्रा तक भी पहुँचे और महिंद्रा हमें इन चीज़ों की सॉल्यूशन दे, क्योंकि ये कुछ अगर प्रॉब्लम्स महिंद्रा ने सॉल्व कर दी तो आज हमारे पास एक इंडियन मैन्युफैक्चरर की ऐसी गाड़ी है जो ना सिर्फ उसके सेगमेंट में लेकिन उसके 2 सेगमेंट ऊपर के भी व्हीकल्स को कड़ी टक्कर देती है। तो दोस्तों ये सब मुमकिन होने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे भी सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना करने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाएं। तो अगली बार फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।